उसकी बात करने के पहले मैं थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी से उसको लिंक करता हूँ। आपने कई बार फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी के कॉल्स भी हमारे पास आते हैं, और इंदौर उसमें बहुत मशहूर है। किस में मशहूर है? कि सर ब्रोकिंग अकाउंट खोल लीजिए और इतने लाख का आपको फायदा हो जाएगा। होता है नहीं होता है? सो फाइनेंशियली भी काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं, और इसी प्रोग्राम को हम काफ़ी बेसिक से हम लोग इस प्रोग्राम को रखते हैं, जिससे कि हमें ये पता लगे कि पैसा बनाना कोई ऐसा नहीं है कि सर मैं आज आपको बोल दूं कि सर 1 लाख लगा दो 2 लाख हो जाएगा। ये किसी के हाथ में है क्या? किसके हाथ में है ये बाजार के हाथ में है, और बाजार किसी के हाथ में नहीं है। सो हम इस प्रोग्राम में ना किसी स्कीम की बात करेंगे, ना रिटर्न्स की बात करेंगे कि सर ये स्कीम में इतना रिटर्न आता है। हम बात करेंगे कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है, हम कैसे बेहतर अपने फाइनेंशियल्स को कर सकते हैं, है ना। सो अब आप सारे सीनियर्स लोग हैं। अभी आप देखिए, जब आपने जॉब ज्वाइन करी थी शुरू के सालों में, शुरू के 5 साल, तब से आज तक क्या बदलाव आए हैं हमारे आसपास? और जो बदलाव आता है हमें 2 चीजें मिलती हैं उस बदलाव से। कौन सी 2 चीजें? थोड़ी खुशी, थोड़ा गम। तो पहले किसकी बात कर लें? खुशी की बात कर लेते हैं। तो बताइए क्या खुशियां हैं ये? इस बदलाव से ये खुशियां आई है हमें। टेक्नोलॉजी चेंजेस, लाइफ हमारी आसान हुई है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमें ये फोटोग्राफ भी दिखने लगेगा मेट्रो का। आने वाले समय में हो सकता है एयर टैक्सी भी चले इंदौर में। चल सकती है, नहीं चल सकती है? सो ये सारे बदलाव हैं। हाउस होल्ड में हमारे काफी सारे बदलाव हुए हैं। हमारे महिलाएं, सबको पता है कि भाई घर में पहले खाना बनाने में बहुत स्ट्रगल होता था, अभी लाइफ हमारी आसान होती गई है। पर कुछ बदलाव से नुकसान भी हुए हैं। अब नुकसान की हम बात करेंगे फाइनेंशियल टर्म्स में। नुकसान बहुत सारे हुए हैं कि भाई पॉल्यूशन बढ़ गया है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे? फाइनेंशियल टर्म्स में। बताइए। हाँ जी, सॉरी मुझे यहां तक आवाज नहीं आएगी, तो पास कर दीजिएगा आगे। अच्छा, ब्याज दरें कम हो गई है, वेरी गुड। तो सर मेरा सबसे पहला प्रश्न यही होता था कि सर जब आपने जॉब चालू करी थी तब ऐसे सेमिनार्स की जरूरत होती थी क्या फाइनेंशियल अवेयरनेस की? क्यों नहीं होती थी? आगे मैं उसको लिंक करूंगा, है ना। ये फोटोग्राफ देख के आपको क्या लगता है? किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? महंगाई के बारे में। महंगाई हमारे कंट्रोल में होगी क्या आने वाले? अच्छा, महंगाई होती क्यों है? क्या होती है महंगाई? जब चीजों के दाम बढ़ते हैं। ये दाम क्यों बढ़ते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कब बढ़ती है? जब खरीदार बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि अगले 10, 15, 20 सालों में हर कोई पैसा कमाएगा, नहीं कमाएगा? सो परचेजिंग पावर सबकी अच्छी रहेगी। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो क्या है कि महंगाई के साथ हमें जीना पड़ेगा। अभी बताइए मुझे, ये 3 चीजें सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। पैसा सेव करना, खर्च करना और इन्वेस्ट करना। इन तीनों में से हम सबसे ज्यादा किसके बारे में जानते हैं? हाँ जी, स्पेंड करना। तो सर इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं, है ना। हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि पैसा सेव करना, और ये दोनों एक ही है, अलग अलग है? अलग अलग है। क्या अंतर है सर? पैसा सेव करने में अर्निंग नहीं होती, इन्वेस्टमेंट में अर्निंग होती है। ओके, हाँ जी, और कोई? सेव करना और इन्वेस्ट करना बराबर होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि सर ये ना मेरे पास 100 रुपए का नोट है आज, और मैं ये चाहता हूं कि ये 100 रुपए का नोट मैं 1 साल तक खर्च नहीं करूं, इसको सेव करके रखना मैं चाहता हूं। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि ये मेरी तिजोरी है, इस तिजोरी में मैंने 100 रुपए का नोट रख दिया और तिजोरी लॉक करके चाबी आपको दे दी। अब क्या करूंगा मैं? 1 साल बाद चाबी आपसे लूंगा और तिजोरी खोलूंगा और नोट निकालूंगा। कितने का निकलेगा? 100 रुपए का। पक्का?
अगर इस एक साल के दौरान अगर महंगाई दर 6% है, इन्फ्लेशन कितना है 6%, अब ये नोट कितने का निकलेगा 94 रुपीस का। सो जो चीज आज 100 रुपए की आती है वो एक साल बाद कितने की आएगी 106 रुपए की। मैंने अगर अपने पैसे को 100 से 106 बनाया है तो इसका मतलब मैंने अपने पैसे को सेव किया है महंगाई के अगेंस्ट। अगर मैंने अपने 100 रुपए को 94 बनाया है तो मैंने सेव नहीं करा सर, उसको लॉस किया है, उसको लूज किया है। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमारा एक ही प्रयास होता है कि मेरा जो रिटर्न है महंगाई दर से ज्यादा आए, यही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। सो अगर महंगाई दर 6% है, मैंने 10% रिटर्न कमाया, मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना है 4%, यही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एवेन्यू होते हैं, मैं ज्यादा इनको डिटेल में नहीं लूंगा, हमारे पास समय कम है, मैं कोशिश करूंगा अगले 15-20 मिनट में इसको सबको खत्म करने की। सो आप कहां कहां पैसा डालते हैं, आप बैंकर्स रहे हैं, बैंक में हम लोग पैसा डालते हैं, पोस्टल डिपॉजिट्स होते हैं, प्रॉपर्टी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, कमोडिटी, ये सब हम लेते हैं। ऐसा कभी आपने सोचा है कि एसेट क्लास खराब है यार, इसमें पैसा नहीं डालने का? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे एसेट क्लास जरूरी हैं। जरूरी कैसे है? जैसे हम बैलेंस डाइट लेते हैं, आपको थाली में रोटी, सब्जी, चावल सब चाहिए, स्वीट भी चाहिए, सिर्फ अंतर ये है कि सर आपको कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए। कोई भी एसेट क्लास खराब नहीं होता, पर मेरी नीड कितनी है, मुझे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ एग्जांपल है रिटर्न्स के एसेट क्लासेस के। ये अगर आप देखें तो सबसे पहला गोल्ड का है। मार्च 2012 में गोल्ड सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एसेट क्लास था। अगर आप 13 में जाएं तो सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो थी 10% तक पहुंच गई थी, वो सबसे ज्यादा थी। और गोल्ड कहां आ गया था अगले साल? बॉटम पे, नीचे आ गया था। अगर आप ये स्लाइड्स में देखेंगे तो वैसे ही शेयर बाजार है, इक्विटीज, वो टॉप पे आएगा ज्यादातर। क्यों आएगा? क्योंकि आपको ये पता है रिस्क और रिवॉर्ड का एक ग्राफ होता है, जितनी रिस्क उतना रिटर्न। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इक्विटी ऊपर दिखता है, बट जरूरी नहीं हमेशा इक्विटी ऊपर ही रहे, वो अगले साल में वो नीचे भी आया। सो हमारा ये कहना है कि विनर्स रोटेट करते हैं, मतलब आपके एसेट क्लास रोटेट करते हैं। एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं एसेट क्लासेस में हूं तो मेरे पास डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। जब मुझे पैसे की जरूरत है तो हो सकता है जो रिटर्न अच्छा दिया है उस सालों में वहां से मैं पैसा निकाल पाऊं, और जो नीचे है उसको मैं थोड़ा समय दे पाऊं ऊपर आने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि एक बैलेंस डाइट के लिए आपको सब कुछ जरूरी है, वैसे ही एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको सब में होना जरूरी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये कि कितना, कब और कितनी मात्रा में होना है ये आपको जरूरी है। वैसे यहां अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें 3 तरीके के फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब आप देखिए कि हर एसेट क्लास, हर टाइप का फंड ऊपर भी आता है, नीचे भी जाता है। सो अगर आप यहां देखेंगे मिड कैप भी ऊपर आया, लार्ज कैप भी ऊपर आया, स्मॉल कैप भी ऊपर आया है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या मैंने उन तीनों में पैसा डाला था या नहीं डाला था, जब मुझे जरूरत थी, मुझे कहां से पैसा निकालना है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि भाई आपने सुना होगा ना एक कहावत कि सारे अंडे जो हैं एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। वैसे ही हमारे फाइनेंशियल प्लान के साथ भी होता है। हमारा सारा पैसा अगर एक ही एसेट क्लास में है तो जिस दिन वो नीचे जाएगा हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, और उस दिन अगर हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो हम माइनस में पैसा लूज करके वहां से निकलेंगे। वैसे ही जब एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, सो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि मैंने एफडी कर दी, म्यूचुअल फंड ले लिया, शेयर्स खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया। अब डाइवर्सिफिकेशन आपकी ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने इंडिया में पैसा लगाया है, यूएस में लगाया है या चाइना में लगाया है। सो अगर आप सामने स्लाइड में देख रहे होंगे तो हर कंट्री का एक परफॉर्मेंस टाइम है कि कभी वो ऊपर होता है, कभी वो नीचे होता है। सो म्यूचुअल फंड के माध्यम से अब आप ओवरसीज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई यूएस की कंपनीज में मुझे निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप यूएस फंड में निवेश कर सकते हैं, एशिया में कर सकते हैं, चाइना, यूरोप, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जो एक आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं कि भाई मैंने पूरा पैसा अपना इंडिया में आज लगा रखा है, हो सकता है मैं थोड़ा पैसा बाहर भी लगाऊं एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ये स्लाइड हमें बताती है हमारा रिस्क एपेटाइट कि उम्र के साथ हमारी रिस्क लेने की क्षमता
कम हो जाती है या बढ़ जाती है या बराबर रहती है? कोई यहां है ऐसा कि रूम उम्र के साथ हमारी रिस्क को लेकर कोई लेना देना नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क को? कोई ऐसा मानता है? हाँ जी, हाथ ऊंचा करिए, मुझे आवाज नहीं आएगी। नहीं? हाँ जी, रिस्क कम लेना पड़ती है हमें, बिल्कुल सही है। एक गेम खेलते हैं। क्या गेम है? मैं आज आपको कितना पैसा दे रहा हूं? 25 लाख रुपए मैं आज आपको दे रहा हूं। अब इसके अगेंस्ट में मुझे कैसा चाहिए पैसा? आप 1 रुपए से गिनती चालू करिए, उसका अगला दिन उसका डबल करिए। सो मैंने 1 रुपए से स्टार्ट किया, अगले दिन कितना हुआ? 2 हुआ, उसके नेक्स्ट डे 4, 8, 16, 32, ऐसा कब तक करूंगा मैं? 31 डेज तक। कितने दिनों तक? 31 दिनों तक मैं करूंगा, और जितना 31वें दिन अमाउंट हो जाए उतना पैसा आप मुझे लौटा दीजिएगा। बताइए, डील या नो डील? मैं आपको 25 लाख दे रहा हूं, आपको मुझे पैसा कैसे लौटाना है? 1 रुपए के मल्टीपल में अगले दिन उसको डबल करिए, 31 दिन तक जो भी अमाउंट हो जाए मुझे वापस दे दीजिएगा। बताइए, डील या नो डील? कोई पैसा ले रहा है मुझसे? कोई नहीं ले रहा? चलिए, पहले दिन मैंने 1 रुपए से स्टार्ट किया, 10वें दिन कितना हुआ? 512, 15वें दिन 16,000 के आसपास, और 20वें दिन कितना हो गया? 5,20,000। क्या आप गैस कर सकते हो 31वें दिन कितना हुआ होगा? हाँ जी, कितने करोड़? गैस करिए। 50 करोड़। सर ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? 49 कर दो। अच्छा, कितने लोग सोचते हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा होगा? एक ही सोच रहे हैं, और आप बोले तो आपने सोचा ही होगा। 10 करोड़ कितने लोग सोचते हैं? अब ये मत बोलिएगा कि कोई सोच ही नहीं रहा है। चलिए, कितना हुआ? कितना हुआ? 107 करोड़। यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन से फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं? हमने स्कूल में 2 फॉर्मूले पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी को याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? इसमें 3 चीजें होती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। कौन सी क्लास में था ये? हाँ जी, और इसका हम सही उपयोग कर लेते हैं इस फॉर्मूले का 6th क्लास ऑनवर्ड्स, तो क्या होता? चलिए, उसके लिए एक वीडियो देखते हैं। ऑल टैब दबा दीजिएगा। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। तो इसके पीछे कौन सा फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को अगर मैं 6th क्लास में समझ जाता तो क्या होता सर? मैं यहां खड़ा नहीं होता, एक आधा छोटा मोटा राजपाट हमारा भी होता। इतनी पावर है इस कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। इसमें 3 चीजें होती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो पहले किसकी बात करें? रिटर्न की बात कर लें। चलिए, ये सामने स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? एक चार्ट है। किसका चार्ट होगा? ये हार्ट बीट की तरह चार्ट चलता रहता है। शेयर बाजार का चार्ट है। ये किसका चार्ट है? सेंसेक्स का चार्ट है। अच्छा बताइए, शेयर बाजार का सबसे बड़ा जो डर है, जिसकी वजह से सब लोग दूर भागते हैं, इसको कौन सा बोलते हैं? कौन सा बाजार? हाँ, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका कारण क्या है सबसे बड़ा? क्योंकि ये इसमें बहुत उतार चढ़ाव है सर। मैं आज पैसा डालता हूं, कल पैसा मेरा माइनस हो जाता है। बट ये चार्ट में आपको एक चीज दिख रही है कि इसका डायरेक्शन क्या है? ये चलेगा ऐसे, बट ये ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर? क्योंकि ये इकोनॉमी से लिंक है। हम जिस देश, जिस शहर में रहते हैं, अगर हमें ये लगता है कि भाई अगले 15-20 साल में ये और बेहतर होगा, तो इकोनॉमी तो बेहतर होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि इक्विटी इज अ मिरर ऑफ योर इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी का वो आईना है। पर क्या है, उसमें ये उतार चढ़ाव है। अगर ये उतार चढ़ाव नहीं होता तो क्या होता? हम सब इसमें पैसा डाल रहे होते, नहीं डाल रहे होते? ये ऐसा रॉकेट की तरह जाता, कभी नीचे ही नहीं आता, तो क्या होता? हम सब लोग इसमें पैसा डाल रहे होते हैं।
और इसमें रिटर्न भी ज्यादा है, इसमें रिस्क भी ज्यादा है। ये रिस्क को कम करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं एसआईपीस। सुना है आप लोगों ने एसआईपी के बारे में? एसआईपी और एसटीपी दोनों एक ही चीज होती है। एसआईपी में क्या होता है कि मैं हर महीना एक निश्चित अमाउंट म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करता हूं, बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। इसमें मुझे क्या फायदा मिलता है? उतार चढ़ाव की एवरेजिंग का। सो बाजार शॉर्ट टर्म में जितना नीचे आएगा उतना मुझे फायदा होता है ना। वैसे ही एक एसटीपी ऑप्शन होता है कि भाई मेरे पास एक मुश्त पैसा पड़ा है, लमसम पैसा पड़ा है, मैं डरता हूं कि भाई म्यूचुअल फंड की शेयर बाजार वाली स्कीम में अगर मैं आज निवेश कर दूंगा तो कल माइनस भी हो सकती है। सो आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड की किसी बॉन्ड वाली या हाइब्रिड स्कीम में एक लमसम पैसा पार्क कर सकते हैं और वहां से एसटीपी चालू कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? मेरा ये जो पार्क पैसा है वो इन्वेस्टेड रहेगा इधर, और यहां से एक निश्चित अमाउंट हर महीने, हर हफ्ते या दिन के हिसाब से ट्रांसफर होता रहेगा शेयर बाजार वाली स्कीम में, जिससे कि मुझे एवरेजिंग का फायदा मिलता है। सो आप एसआईपी, एसटीपी दोनों कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जैसे कि आप सब लोग हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, आपने एक कॉर्पस बनाया होगा, आप अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक रेगुलर इनकम चाहते हैं तो वो भी आप निवेश कर सकते हैं और वहां से एसडब्ल्यूपी बुक कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो वहां क्या फायदा क्या है कि जो आपने एक मुश्त पैसा डाला है वो इन्वेस्टेड है, अब उसमें से जितना मुझे महीने का चाहिए उतना मैं बुक कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50 लाख रुपए आज जोड़ लिया है और वो मैंने निवेश कर दिया है म्यूचुअल फंड वाली, बॉन्ड वाली, हाइब्रिड या शेयर बाजार वाली स्कीम में। अब मैं चाहता हूं कि हर महीने मुझे 25,000 रुपए 1 तारीख को आता रहे मेरे अकाउंट में। तो क्या होगा कि वो जो 50 लाख रुपए मैंने डाला है उसमें से हर महीने की 1 तारीख को 25,000, 50,000 जो भी मेरी नीड है वो निकल के मेरे बैंक खाते में आता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं एसडब्ल्यूपी, जिससे आप रेगुलर इनकम ले सकते हो अपने खर्चे चलाने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं विल स्टेट प्लानिंग। काफी लोग उसको मिस कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बहुत स्ट्रगल करना होता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि विल बनाना बहुत जरूरी है। विल के प्रति लोगों को काफी सारे डाउट्स होते हैं कि भाई हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसमें तो क्या है कि बहुत बड़ा पैसा जिसका होगा वही विल बनाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने जो भी पैसा जोड़ा है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो उन्हें सही समय पर विदाउट मेहनत उन्हें मिल जाए, उनको उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़े जो पैसा हमने उनके लिए जोड़ा है ना। सो उसके लिए काफी सारे मिथ है जो आपको हटाने चाहिए कि भाई बहुत पैसा है तो ही मैं विल करूं, या फिर मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इतनी समझदार है कि वो सब जगह से पैसा निकाल लाएगी, है ना। तो हमें उसको आसान बनाने के लिए विल बनानी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां जहां आपने निवेश किया है, वो भले म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, एफडी हो, जो भी आपने लिया है उसकी एक फाइल आपके पास होनी चाहिए। हमने काफी सारे केसेस में देखा है कि जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उन्हें पता ही नहीं कि भाई वो पैसा कहां था। वो पैसा कई बार क्या होता है सस्पेंस अकाउंट में भी पड़ा रहता है। आप सब बैंकर हैं, आपको भी पता है कि नॉमिनी होना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी निवेश करो, ये एक तो ट्रांसपेरेंसी की भाई घर वालों को पता होगी कहाँ क्या चीज रखी हुई है वो उन्हें पता होनी चाहिए। दूसरा विल प्लानिंग, क्लियर टाइटल होना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम को समराइज करने के पहले मैं फिर से उस फॉर्मूले पे आता हूं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। रिटर्न मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? कैसे बढ़ा सकता हूं मैं रिटर्न? मुझे अगर रिस्क बढ़ानी है तो मैं रिटर्न बढ़ा सकता हूं। सबसे ज्यादा रिटर्न आपको शेयर बाजार में आएगा। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है एसआईपी और एसटीपी, जिसमें आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता है। जितना बाजार वोलेटाइल होगा, उतार चढ़ाव होगा, उतना आप फायदा ले सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल, हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, प्रिंसिपल। आप जितना पैसा डालोगे इस फॉर्मूले में उतना बड़ा पैसा बनेगा। प्रिंसिपल हमारे हाथ में, हमें उसको निवेश को ध्यान रखना चाहिए कि मैं पैसा सेव कर रहा हूं या इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं महंगाई से की वजह से हमारा पैसा माइनस तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने मेरा 100 का नोट बचा लिया है, पर सर मैंने बचाया नहीं, मैंने उसको और 94 कर दिया है। आपको वो बहुत ध्यान रखना है। और समय देखिए, समय के बारे में एक ही चीज बोली जाती है, जब जागे तब सवेरा। जितना जल्दी आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे वो ज्यादा फायदेमंद होगा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको उतना समय मिलता जाएगा।
ये फोटोग्राफ देख के कुछ आपको लगता है? हाँ जी, हाँ, ये फोटोग्राफ मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको सारथी चाहिए, कोच चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए आपको हर फील्ड में एक एक्सपर्ट तो चाहिए, है ना। अब के स्क्वायर के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूं। के स्क्वायर जो है वो आपका एक सारथी है। हमारे साथ कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाए के स्क्वायर का, और फिर वी कैन वाइंड अप। सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एसोसिएशन, एम्प्लॉय एसोसिएशन का, और सबसे पहले थैंक कहूँगा जैन सर का, जिनने मुझे यहाँ आने का एक मौका दिया। और बहुत सारी कहना तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कुछ वो थे आपके जो प्लान्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपसे कुछ शेयर करना था, बट समय की कमी के कारण बस एक संक्षिप्त में मैं अपनी कंपनी के बारे में बता दूं। द के स्क्वायर टाइमलाइन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अभी लास्ट ईयर ही 10 साल उसके कंप्लीट हुए हैं। मैं अगर इंडिविजुअल बात करूं तो पिछले 22 साल से इसी इंडस्ट्रीज में हूं। इसमें हमारे के स्क्वायर में सबसे बड़ा योगदान, जो अगर एज ए इन्वेस्टर कहा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और SBI इंदौर के एम्प्लॉयज़ का ही है। मैं 99% जो इन्वेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं आप ही लोगों में से थे जिनने मुझे इस लेवल पे लेके आए। आज हमारे 5000 से प्लस ग्राहक, जो कि ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कहेंगे कि जो अभी हमारे मतलब बहुत सारे क्लाइंट जो कुछ US, कनाडा और भी बाकी जगह हैं। और कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी कि बहुत सारी चीज़ें जब ऑनलाइन आई, या एक कोविड का दौर देखा, उससे पहले हम लोग सारी चीज़ें ऑफलाइन चीज़ें करते थे और फिर सडनली हम लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए। और ऑनलाइन में कन्वर्ट होने के साथ ही बाजार या बाकी चीज़ों ने भी एकदम एग्रेसिव रिटर्न दिखाना चालू किए। सो उस कंडीशन में हमें लगा कि हमें क्यों ना हम पूरा ऑनलाइन में कन्वर्ट मतलब कर ले। उस कंडीशन में हमने कुछ चीज़ों को हमारे एज के स्क्वायर ग्रुप ने एनालिसिस किया कि हाँ, ऑनलाइन में भी बहुत सारे मिथ थे, जैसे अभी साइबर सेल वालों ने भी कहा था कि बहुत सारे मिथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने एक चीज़ जो हमने अपने जो सॉफ्टवेयर था के स्क्वायर का, कुछ सॉफ्टवेयर्स अपडेट किए, जिसमें हमने आपके ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का भी पूरा कॉन्ट्रीब्यूट रखा है कि हमारी एक बैक एंड टीम हमने की है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कंपनियां ऑनलाइन तो करती है, उसके बाद हमें पता ही नहीं होता है कि इसके बाद हमें करना क्या है। कई सारे पेमेंट्स फंस रहे हैं, चीज़ें हो रही है। तो के स्क्वायर अभी राइट नाउ एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ साइड्स में आपकी हेल्प करती है। और हम लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का सेल आउट नहीं करते हैं, हम लोग सारे प्रोडक्ट जो कि आपकी फाइनेंशियली नीड हो सकती है आफ्टर रिटायरमेंट, लाइक रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड एजुकेशन, इवन प्रॉपर्टीज, व्हील्स बनाना, तो ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में हमारी कंपनी डील करती है। और सर को मैं थैंक यू कहूँगा क्योंकि समय की भी कमी है ना। चलो, धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन के लिए के स्क्वायर टाइमलाइन को। कृपया दोनों अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री माहेश्वरी साहब से और बापना जी से, वो आएँ और के स्क्वायर की टीम को एक मेमेंटो प्रदान करें। रेगुलर फॉर्म ऑलरेडी दे चुके हैं। के स्क्वायर टाइमलाइन के ब्रोशर आपको रिसेप्शन काउंटर पर उपलब्ध हैं। अगर उसके साथ फीडबैक फॉर्म भी बता रहे हैं दिया है, तो अगर आप फीडबैक फॉर्म भर के देंगे तो उन्हें खुशी होगी। बस अब सर एक फीडबैक फॉर्म आप सभी को दिया हुआ है, उसमें कुछ एक प्रश्न है और उसमें हमने टाइम और डेट भी दिया है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमसे संपर्क करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप टाइम और डेट डाल के दीजिए। हमारे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा और आप वो डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल नीड हो। थैंक यू वेरी मच। टाइम कम बचा। हाँ, वही हमारे भाषण है नहीं तो मैं समय की कमी, इसलिए त्वरित गति से अब अगला कार्यक्रम हम संपन्न करने की कोशिश करेंगे। मैं माहेश्वरी साहब से, दिलावरी जी से,
श्री बापना जी से और छाजेड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो शीघ्र मंच पर पधारें। ट्रेजरर श्री के जैन भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, चलो जय सम्मान करना है। हाँ, दो मिनट बोलेंगे हम थोड़ा।